सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। आज़ादी मिले कई साल गुजर चुके थे। कलकत्ते की वो पुरानी कोठियाँ अब भी अंग्रेज़ों के ज़माने की याद दिलाती थी। हालांकि अब उनमें हिंदुस्तानी अफसर और बाबू लोग रहने लगे थे। ऐसे ही एक पुराने घर के लंबे चौड़े बरामदे में, जहाँ शाम की हवा पुराने खंभों से टकराकर एक ठंडी आह भरती थी, मैं यानी चित्तप्रसाद अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ बैठा था। जिंदगी की शाम ढल रही थी और हम जैसों के पास अब बातों और यादों के सिवा बचा ही क्या था। मैं वकालत छोड़ चुका था और सियासत से भी मन उचट गया था। अब बस यहीं शाम की महफिलें थीं, जहाँ चाय की चुस्कियों के साथ पुरानी बातें जिंदा हो उठती थी। उस दिन ना जाने कैसे बात घूम फिर कर भूत प्रेत और अनहोनी घटनाओं पर आ टिकी। मेरे दोस्त नवीन, जो पेशे से एक पत्रकार थे, अपनी आदत के मुताबिक मुझे छेड़ने लगे। बोले, चित्तप्रसाद बाबू, आपने तो अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। अंग्रेजों की जेल काटी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ना जाने कितने पेचीदा मुकदमे जीते। आपकी पूरी जिंदगी तो तर्क और कानून की कसौटी पर ही गुजरी है। क्या सच में कभी आपका वास्ता किसी ऐसी चीज से नहीं पड़ा जिसे आपका कानून समझा ना सका हो? बाकी दोस्त भी हंस पड़े। वे सब जानते थे कि मैं इन बातों को वहम और मन का फितूर मानता था। मैंने भी मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए। नवीन, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? दुनिया में सबसे बड़ा भूत तो इंसान के मन का डर है। उसी डर से ये सब कहानियां पैदा होती है। लेकिन नवीन आज छोड़ने के मूड में नहीं था। नहीं बाबू, आज तो आपको कुछ सुनाना ही पड़ेगा। कोई तो किस्सा होगा, कोई तो ऐसी याद होगी जिसे आप सबसे छिपाते आए हैं। उनकी जिद पर महफिल में एक खामोशी सी छा गई। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने एक गहरी सांस ली। बरामदे के बाहर लगे गुलमोहर के पेड़ पर बैठे किसी पंछी ने रात का सन्नाटा तोड़ा। अचानक मेरे जेहन में वो चेहरा उभर आया। बासंत का शांत सौम्य चेहरा, और फिर बकुलपुर की वो हवेली, वो अंधेरी रातें और सुमित्रा की वो खाली आंखें। मेरे जिस्म में एक हल्की सी कंपकपी दौड़ गई। मैंने धीरे से कहा, एक कहानी है जिसे मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे कानून की किताबें समझा नहीं सकती। एक ऐसा सच जिसने मेरे तर्क और विश्वास की नींव को हिलाकर रख दिया था। यह बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान की हवा में आज़ादी का जुनून घुल चुका था। साल था शायद 1932 का। मैं एक नौजवान वकील गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा था, और नतीजा वही हुआ जो हजारों देशभक्तों का हो रहा था, गिरफ्तारी और जेल। अलीपुर की सेंट्रल जेल में मेरी मुलाकात दो तरह के लोगों से हुई। एक वो जो सियासी कैदी थे, और दूसरे वो जो संगीन जुर्मों की सजा काट रहे थे। यही मेरी दोस्ती दो ऐसे इंसानों से हुई जिन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। पहले थे चंद्रशेखर रॉय, मालदा के एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे, लेकिन मिजाज से फकीर। घर की दौलत और आराम को लात मारकर देश की सेवा के लिए चले आए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भोलापन और आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना था। वो अक्सर मुझसे कहते, चित्तप्रसाद, जिस दिन देश आजाद होगा उस दिन हम एक ऐसा समाज बनाएंगे
जहां कोई गरीब और लाचार नहीं होगा। उनकी बातें आदर्शों से भरी थी, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी। दूसरा इंसान था बासंत। वो हमारी तरह सियासी कैदी नहीं था। उस पर किसी झगड़े का इल्जाम था, लेकिन वो उसके बारे में कभी बात नहीं करता था। उम्र में मुझसे छोटा ही होगा, दुबला पतला शरीर, शांत स्वभाव और गहरी बोलती आंखें। वो जेल में सबसे अलग थलग रहता था। ज्यादातर वक्त अपनी कोठरी के एक कोने में आंखें बंद किए ध्यान में बैठा रहता। उसकी खामोशी में एक अजीब सी ताकत थी। शुरू में मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। एक दिन जेलर ने एक कैदी को बुरी तरह पीटा था। वो कैदी दर्द से करा रहा था और उसे तेज बुखार हो गया था। जेल के डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। हम सब नाउम्मीद थे। तभी बासंत उसके पास गया, अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक उसके माथे पर हाथ रखे बैठा रहा। फिर उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो प्रसाद, यह कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। बस इसे थोड़ा पानी पिलाते रहना। और ताज्जुब की बात, अगली सुबह ही वो कैदी सचमुच भला चंगा हो गया। एक और वाकया मुझे याद है। चंद्रशेखर अपने पिता की चिट्ठी पढ़कर बहुत ही परेशान थे। उनके पिता सख्त मिजाज के आदमी थे और उन्होंने लिखा था कि अगर चंद्रशेखर ने आंदोलन नहीं छोड़ा तो वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। चंद्रशेखर उदास बैठे थे। तभी बासंत उनके पास आया और बोला, चंद्र, तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। 2 हफ्ते में एक ऐसी खबर आएगी कि उनका दिल बदल जाएगा। और ठीक 15वें दिन चंद्रशेखर को एक और चिट्ठी मिली। उनके छोटे भाई को सांप ने काट लिया था और गांव के किसी हकीम की दवा से उसकी जान बची थी। इस घटना ने उनके पिता को इतना बदल दिया था कि उन्होंने चंद्रशेखर को भी माफ कर दिया और लिखा कि वो जिस रास्ते पर है उसी पर चले, कोई मनाही नहीं है। यह बासंत की अंतर्द्रिय दृष्टि, या जिसे वो अपनी सात्विक क्षमता कहता था, उसका पहला सबूत था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। वो कोई जादूगर नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा शायद इतनी पवित्र थी कि वो आने वाले वक्त की आहट सुन लेती थी। जेल की उन अंधेरी दीवारों के पीछे, जहां एक तरफ देश की आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बासंत अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए साधना कर रहा था। हमारी दोस्ती वहीं परवान चढ़ी। एक वकील, एक जमींदार का आदर्शवादी बेटा और एक रहस्यमयी योगी। हम तीनों नहीं जानते थे कि किस्मत हमें जल्द ही एक ऐसे इम्तिहान में डालने वाली थी जहां ना कानून काम आने वाला था, ना आदर्श और ना ही शायद कोई साधना। जेल से छूटने के लगभग 3 साल बाद 1935 की सर्दियों में मुझे चंद्रशेखर का खत मिला। उसने मुझे बड़े जोर देकर मालदा जिले में अपने गांव बकुलपुर आने का न्योता दिया था। खत में उसने अपनी शादी का भी जिक्र किया था और अपनी पत्नी सुमित्रा से मिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन दिनों मैं कलकत्ते में अपनी वकालत फिर से जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चंद्रशेखर की दोस्ती का मान रखना जरूरी था। बासंत भी जेल से छूट चुका था और कलकत्ते में ही एक आश्रम में रह रहा था। जब मैंने उसे चंद्रशेखर के न्योते के बारे में बताया तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी चलना चाहिए प्रसाद। मुझे लग रहा है कि चंद्र को हमारी जरूरत पड़ सकती है। उसकी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया।
कलकत्ते से मालदा तक का सफ़र ट्रेन से हुआ। उस जमाने की ट्रेनें कोयले का धुआं उड़ाती धीमी चाल से चलती थी और सफ़र में एक पूरा दिन लग जाता था। मालदा स्टेशन पर उतरकर हमें बकुलपुर के लिए बैलगाड़ी करनी पड़ी। कच्चा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जिसके दोनों तरफ आम के घने बाग फैले हुए थे। मालदा अपने आमों के लिए मशहूर था और हवा में आम के बौर की मीठी खुशबू घुली हुई थी। रास्ता हमें पुराने खंडहरों के पास से ले जा रहा था। गाड़ीवान ने बताया कि ये बंगाल के पुराने सुल्तानों की राजधानी गौर और पांडुआ के अवशेष है। सदियों पुरानी मस्जिदें और मकबरे वीरान खड़े थे, जिन पर वक्त की मोटी गर्द जम चुकी थी। उन खंडहरों को देखकर अजीब सी उदासी मन पर छा गई। ऐसा लगा जैसे ये जगहें गुजरे हुए ज़माने की अनगिनत कहानियाँ अपनी खामोशी में दफनाए हुए है। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंच रहे थे, माहौल और भी घना होता जा रहा था। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर रास्ते पर फैल रही थी। तभी अचानक हमारे बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा काला सांप फुर्ती से गुजर गया। गाड़ीवान ने डरकर बैलों को रोक लिया और बुदबुदाया, अपशकुन, काली नागिन रास्ता काट गई, अब तो खैर नहीं। मैंने उसे डांट कर आगे बढ़ने को कहा, लेकिन बासंत की आंखों में मैंने एक गहरी चिंता की लकीरें देखी। उसने कुछ कहा नहीं, बस आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अनहोनी को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। हवा में नमी थी, खेतों में मिट्टी की सूंधी महक आ रही थी और दूर किसी गांव से ढोल की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद हवा में कुछ भारीपन था, एक अनकहा डर जिसे मेरा शहरी मन समझ नहीं पा रहा था। लेकिन बासंत शायद उसे पढ़ चुका था। शाम पूरी तरह घिर आई थी जब हमारी बैलगाड़ी एक बड़ी सी पुरानी हवेली के सामने आकर रुकी। 2 मंजिला इमारत जिसके प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुके थे और दीवारों पर काई की हरी चादर बिछी हुई थी। सामने एक बड़ा सा बाग था जो अब किसी जंगली झाड़ी से कम नहीं लग रहा था। एक जमाने में यह हवेली जरूर रॉय परिवार की शान और ताकत की प्रतीक रही होगी, लेकिन अब यह अपने मालिक की तरह ही बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। यह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक चरित्र थी जो ना जाने कितने राज और कितनी यादें अपने सीने में दबाए खड़ी थी। चंद्रशेखर खुद हमें लेने दरवाजे पर आया। जेल के दिनों से अब वो काफी बदल गया था। चेहरे पर वही भोलापन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तनाव और थकान थी। उसने गर्मजोशी से हमें गले लगाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो पुरानी बेफिक्री नहीं थी। अंदर हवेली बहुत बड़ी थी, ऊंची छतें, मोटे मोटे खंभे और दीवारों पर पुराने जमींदारों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी जो अपनी धुंधली आंखों से हमें घूर रही थी। हवा में सीलन और बंद जगह की एक अजीब सी बदबू थी। वहीं हमारी मुलाकात सुमित्रा से हुई, चंद्रशेखर की पत्नी। वो सचमुच बहुत खूबसूरत थी, जैसे किसी कलाकार ने बड़ी ही फुर्सत से तराशा हो। लेकिन उसकी खूबसूरती में जिंदगी की चमक नहीं थी। बड़ी बड़ी आंखें थी, पर वो एकदम खाली और वीरान थी, जैसे किसी गहरे सदमे या चिंता में डूबी हो। उसने हाथ जोड़कर हमारा स्वागत किया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। उसकी चुप्पी भी बहुत ही अजीब थी, किसी नई दुल्हन की शर्म जैसी नहीं, बल्कि किसी गहरे दुख जैसी। बासंत ने
जब सुमित्रा को देखा तो उसके चेहरे का भाव ही बदल गया। वो एक टक उसे देखता रहा, जैसे उसकी खाली आंखों के पार कुछ और देखने की कोशिश कर रहा हो। मैं समझ गया कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात के खाने पर हमारी मुलाकात चंद्रशेखर के पिता घनश्याम राय से हुई। कद काठी से रोपीले, 70 के करीब उम्र, लेकिन आवाज में अब भी जमींदारी का पुराना रौब बाकी था। वो अंग्रेजी हुकूमत को गालियां दे रहे थे और साथ ही गांव वालों की जाहिलियत और अंधविश्वास को कोस रहे थे। बातों बातों में उन्होंने जिक्र किया, आजकल गांव में अजीब वहम फैला हुआ है। 2-4 लोग बीमार होकर मर गए तो कहते हैं कोई डायन आ गई है। अरे यहाँ मलेरिया और हैजे से लोग न मरे तो क्या शहर जाकर मरेंगे? चंद्रशेखर ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन घनश्याम राय चुप नहीं हुए। ये सब इन आदिवासियों का फैलाया हुआ डर है। दिन भर दारू पीकर पड़े रहते हैं और रात को भूत प्रेत के किस्से गढ़ते हैं। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। हवेली के लंबे गलियारों में हवा के झोंके ऐसी आवाजें पैदा कर रहे थे जैसे कोई औरत सिसकियां भर रही हो। मुझे लगा यह मेरा वहम है, लेकिन जब मेरी नजर बासंत पर पड़ी तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर पद्मासन लगाए बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। हवेली की दीवारों में कैद रहस्य शायद उससे बातें करने लगे थे। हवेली में आए हमें अभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह का वक्त था। हम सब बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे कि तभी गांव का चौकीदार हांफता हुआ आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि गांव के बाहर नदी के किनारे रमुआ काका की लाश मिली है। रमुआ काका गांव के एक बूढ़े किसान थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम सब घटना स्थल पर पहुंचे। जो मंजर मैंने वहां देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। रमुआ काका की लाश जमीन पर पड़ी थी। उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से आते देखा है। उनके शरीर पर खासकर गर्दन और कलाइयों पर गहरे घाव थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने पंजों और दांतों से नोचा हो। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। जमीन पर भी खून का कोई धब्बा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका सारा लहू चूस लिया हो। गांव के लोग वहां जमा हो गए थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, यो कोई जानवर को काम नहीं है। गांव में काल रात्रि उतर आई है, वो ही सबका खून पी रही है। काल रात्रि? मैंने पूछा। गांव के मुखिया ने बताया, बाबूजी, यह हमारे गांव की पुरानी कहानी है। कहते हैं कि हर कुछ सालों में जब गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है तो काल रात्रि ही होती है। वो एक ऐसी रात होती है जो अपने साथ मौत लेकर आती है। कोई कहता है वो डायन है, कोई कहता है पिशाचिनी। वो इंसानों का खून पीती है। घनश्याम राय ने गांव वालों को डांट कर चुप करा दिया। बकवास बंद करो, कोई लकड़बग्गा होगा। तुम लोग बात का पतंगड़ बना देते हो। उन्होंने चौकीदार को हुक्म दिया कि पुलिस को खबर किए बिना लाश को जला दिया जाए ताकि बात ना फैले। लेकिन डर को फैलने से कौन रोक सकता था? वो तो हवा से भी तेज चलता है। रमुआ काका की मौत के बाद गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाते।
दरवाजों पर नींबू मिर्च और पुरानी जूतियां लटका दी गई ताकि बुरी नज़र और बुरी आत्माएं दूर रहें। रात में गांव की गलियां ऐसे सुनसान हो जाती थी जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गए हों। सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज़ें उस खामोशी को और भी भयानक बना देती थी। लेकिन काल रात्रि रुकी नहीं। 3 दिन बाद एक और लाश मिली। इस बार गांव के लोहार का 12 साल का बेटा। उसकी भी मौत ठीक उसी तरह हुई थी। शरीर पर वही निशान और खून का एक कतरा भी नहीं। अब गांव वालों का सब्र जवाब दे गया। उनका डर अब गुस्से में बदल रहा था। कुछ लोग कानाफूसी करने लगे थे कि यह सब राय परिवार के मेहमानों के आने के बाद ही शुरू हुआ है। आतंक का साया अब और भी गहरा हो गया था जब 1 हफ्ते बाद एक गर्भवती महिला जो अपने मायके जा रही थी रास्ते से गायब हो गई। अगले दिन उसकी लाश जंगल में मिली। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। औरतें और बच्चे अब दिन में भी घर से निकलने से डरने लगे थे। खतरा अब हवेली के दरवाजे तक आ पहुंचा था। एक रात हवेली का एक पुराना नौकर शंभू, जो रात में बाग की रखवाली करता था, अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश बाग के कोने में एक पुराने कुएं के पास मिली। उसकी हालत भी ठीक वैसी ही थी। अब घनश्याम राय का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। लकड़बग्घे की कहानी पर अब कोई यकीन करने वाला नहीं था। हवेली के नौकर चाकर काम छोड़ने की बातें करने लगे थे। माहौल में एक अनजाना अनकहा खौफ घुल गया था जो हर पल हर सांस के साथ और भी गाढ़ा होता जा रहा था। पुलिस को खबर की गई। थानेदार अपनी टीम के साथ आया, कुछ सवाल जवाब किए और यह कहकर चला गया कि वो किसी खूंखार जानवर की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता था कि यह किसी जानवर का काम नहीं है। मैंने अपनी वकालत की बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं हर घटना स्थल पर गया, निशानों को गौर से देखा और लोगों से बात की। लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लगा, कोई गवाह नहीं, कोई दुश्मनी का मामला भी नहीं था। पीड़ितों में कोई समानता नहीं थी सिवाय इसके कि वे सब कमजोर और बेबस थे। मेरा कानून और मेरा तर्क यहाँ आकर हार रहा था। दूसरी तरफ बासंत का तरीका बिल्कुल अलग था। वो घटना स्थल पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाता। शंभू की लाश के पास भी वो काफी देर तक ध्यान में बैठा रहा। जब वो उठा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मुझसे कहा, प्रसाद, यह कोई इंसान या जानवर नहीं है, यह एक भूखी चेतना है, एक अतृप्त आत्मा जिसे जीवन से, खुशी से और हर जिंदा चीज से नफरत है। यह सिर्फ मार नहीं रही, यह जिंदगी को चूस रही है। एक रात गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ हवेली आया। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने बताया कि उसने अपनी झोपड़ी से देखा कि उसका पड़ोसी दीनू आधी रात को घर से बाहर निकला और जंगल की तरफ चल दिया। मैंने उसे आवाज दी। वो हांफते हुए बोला, पर वो सुना नहीं। ऐसा लागत था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी चाल भी उसकी नहीं थी, जैसे कोई उसे खींच कर ले जा रहा हो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बासंत ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, निशी डाक। निशी डाक, यह क्या होता है? मैंने उससे पूछा। बासंत ने समझाया, यह बंगाल के देहातों में माना जाता है। कहते हैं यह एक ऐसी आत्मा होती है जो आपके किसी अपने की आवाज में आपको पुकारती है। उसकी पुकार को अनसुना करना नामुमकिन होता है। वो आपको बहलाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाती है और फिर मार डालती है। अब तस्वीर साफ हो रही थी।
यह कोई साधारण हत्यारा नहीं था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो चालाक थी, धोखेबाज थी और इंसानी दिमाग से खेलना जानती थी। यह सिर्फ खून की प्यासी नहीं थी, यह आत्माओं का शिकार कर रही थी और हम सब उसके शिकारगाह में फंसे हुए थे। जैसे जैसे रातें और भयानक होती जा रही थी, मेरा और बसंत का ध्यान अनजाने में ही सुमित्रा पर टिकने लगा था। उसमें कुछ तो था जो बहुत ही अजीब था। दिन के वक्त वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह रहती, चुपचाप, खोई खोई और बेहद कमजोर। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो। वह मुश्किल से ही कुछ खाती और ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती। चंद्रशेखर बताता कि उसे अक्सर सिर दर्द और कमजोरी की शिकायत रहती है, लेकिन रात होते ही उसमें एक अजीब सी तब्दीली आ जाती। उसकी खामोशी एक बेचैनी में बदल जाती। वो हवेली के लंबे गलियारों में बिना किसी वजह के टहलती रहती। कभी कभी हम उसे आधी रात को बाग में भी टहलती हुई देखते। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी आ जाती और चांदनी रात में उसकी आंखें कभी कभी एक अनजानी चमक से दमक उठती थी। एक रात बसंत ने मेरा ध्यान एक खास चीज की तरफ दिलाया। सुमित्रा के गले में काले धागे में बंधा एक पुराना चांदी का तावीज था। उसका डिजाइन बहुत ही अजीब था। उस पर कुछ पुराने निशान खुदे हुए थे जो किसी अनजानी भाषा जैसे लग रहे थे। बसंत ने कहा, बरसात, जब भी मैं इस ताबीज को देखता हूँ मुझे एक तीव्र नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत ही बुरा कैद है। मैंने इस बारे में चंद्रशेखर से पूछा। उसने लापरवाही से जवाब दिया, अरे ओह, यह तो हमारी खानदानी गुप्ती है। हमारे परिवार में यह हर दुल्हन को दी जाती है। कहते हैं यह बुरी नजर से बचाती है। बुरी नजर से बचाती है या बुरी नजर को दावत देती है? यह सवाल मेरे मन में कौंध गया। यह गुप्ती, यह ताबीज अब हमारे शक के केंद्र में था। यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि किसी भयानक रहस्य की चाबी थी। अगली रात अमावस्या की थी। गांव में यह अफवाह थी कि अमावस्या की रात बुरी आत्माएं सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। उस रात बसंत ने मुझसे कहा कि वो ध्यान में बैठकर उस शक्ति का स्रोत जानने की कोशिश करेगा। वो हवेली के पूजा घर में बैठ गया। मैं बाहर पहरा दे रहा था। घंटों गुजर गए। आधी रात का वक्त था। अचानक पूजा घर के अंदर से बसंत के कराहने की आवाज आई। मैं दौड़कर अंदर गया। बसंत जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था और आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। वो बेसूध होकर कुछ बड़बड़ा रहा था। नहीं, छोड़ दो उसे। वो दुल्हन, उसका खून, तांत्रिक, बदला, मैं बदला लूंगी। मैंने उसे हिलाकर होश में लाने की कोशिश की। काफी देर बाद उसकी आंखें खुली। वो पूरी तरह हाँफ रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में जो बताया वो मेरे पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए काफी था। उसने बताया कि ध्यान की गहराई में उसे एक भयानक मंजर दिखा था। कोई 125 साल पुरानी बात, यही हवेली। लेकिन तब यह नई थी, एक नई दुल्हन जिसे जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। उसे बहुत सताया गया। शायद उसके पति या ससुर ने। एक दिन उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने उसकी अतृप्त आत्मा को तंत्र मंत्र से एक ताबीज में कैद कर दिया। वो आत्मा कैद तो हो गई, लेकिन उसकी नफरत और बदले की आग उस गुप्ती में सुलगती रही। और अब वही गुप्ती सुमित्रा के गले में थी और वो आत्मा
सुमित्रा के शरीर को अपना हथियार बना रही थी। बासंत की बातें किसी डरावनी कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो सच्चा था। अब मैं समझ गया था कि सुमित्रा क्यों दिन में बेजान और रात में बेचैन रहती थी। वो आत्मा दिन में उसकी जिंदगी की ताकत चूसती थी और रात में उसके शरीर पर कब्जा करके अपना खूनी खेल खेलती थी। सुमित्रा कातिल नहीं थी, वो खुद पहला शिकार थी। बासंत ने मुझे चेतावनी दी, प्रसाद आज रात वो फिर शिकार पर निकलेगी, हमें उसे रोकना होगा। उस रात हम सोए नहीं। हम दोनों छिपकर सुमित्रा के कमरे के बाहर गलियारे में इंतजार करने लगे। हवेली में मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ठीक आधी रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सुमित्रा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। जो बाहर निकला वो सुमित्रा नहीं थी, या यूं कहे कि सुमित्रा का शरीर था, लेकिन उसके अंदर कोई और ही था। उसकी चाल बदल चुकी थी। अब उसमें एक शिकारी जानवर जैसी लचक और फुर्ती थी। आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपने नाखूनों को देखा, जो अब लंबे और नुकीले लग रहे थे, और गले से एक हल्की अमानवीय गुर्राहट की आवाज निकली। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैंने उसकी आंखों में एक आंसू की बूंद देखी हो, जैसे असली सुमित्रा अंदर कहीं कैद हो और अपने ही शरीर से हो रहे इस अत्याचार को बेबसी से देख रही हो। लेकिन वो पल बस एक भ्रम था। अगले ही क्षण वो परछाई की तरह चुपके से सीढ़ियों से उतरी और हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हम बेदबे पांव उसके पीछे हो लिए। वह हवेली से बाहर निकलकर गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर बढ़ गई। चांद की मध्यम रोशनी में उसकी परछाई जमीन पर किसी विशाल काय जानवर की तरह खींच रही थी। अब कोई शक नहीं रह गया था। काल रात्रि कोई बाहर से नहीं आई थी, वो हवेली के अंदर ही थी, हमारे साथ, हमारे छत के नीचे। और आज रात हमें उस रात का सामना करना था। हम दोनों वापस हवेली के अंदर आए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग सुन था। मैंने बासंत से पूछा, अब क्या करें, उसे कैसे रोकें? बासंत शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, प्रसाद, उस आत्मा की सारी शक्ति उस गुप्ती में है। वो ताबीज उसका बंधन भी है और उसकी ताकत का स्रोत भी। अगर हम किसी तरह उस गुप्ती को उसके गले से निकाल कर नष्ट कर दें, तो आत्मा का नियंत्रण सुमित्रा के शरीर से टूट जाएगा और वो आजाद हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? मैंने पूछा। तुमने उसकी ताकत देखी है? हम उसके पास भी नहीं भटक सकते। बासंत ने कहा, हमें उसे उलझाना होगा। मैं अपने मंत्रों से उसे कमजोर करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मौका देखकर उसके गले से वो गुप्ती खींचनी होगी। लेकिन याद रखना प्रसाद, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। यह हमारे जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई होगी। मुझे पता था कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यह सिर्फ गांव वालों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि सुमित्रा की आत्मा को उस नर्क से बचाने के लिए भी था जिसमें वो कैद थी। हम हवेली से बाहर निकले और रास्ते पर चल दिए जिधर वो गई थी। कुछ दूर चलने पर हवेली के अहाते के ठीक बाहर एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थी और अंधेरे में वो किसी दैत्य की तरह लग रहा था। बंगाल के गांव में ऐसे पेड़ों को भूतों और आत्माओं का निवास माना जाता है, और वो यही थी। पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी।
चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो किसी खूंखार चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने हमें देखा, उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान फैल गई। वो एक ही छलांग में पेड़ से नीचे कूदी और हमारी तरफ बढ़ी। आ गए तुम लोग, एक कर्कश अपरिचित आवाज उसके मुंह से निकली। मुझे पता था तुम आओगे। आज मैं तुम दोनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। बासंत ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि जैसे ही उस तक पहुंची, वो दर्द से चीख पड़ी। चुप हो जा, तेरी ये आवाज मुझे जला रही है। उसने बासंत पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मैंने बीच में आकर उसे धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गया। उसके शरीर में किसी मर्द से भी ज्यादा ताकत थी। मेरे एक धक्के से वो सिर्फ 2 कदम पीछे हटी। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ एक तृप्त शक्तिशाली आत्मा और दूसरी तरफ हम 2 मामूली इंसान, जिनके पास हिम्मत के सिवा और कुछ नहीं था। वो हम पर टूट पड़ी। उसके लंबे नाखून हवा में किसी छुरे की तरह चल रहे थे। उसने एक पंजा मेरे हाथ पर मारा और मेरी चमड़ी उधड़ गई। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वो मुझ पर झपटने ही वाली थी कि बासंत ने अपना जाप और तेज कर दिया। आत्मा का ध्यान फिर से बासंत की तरफ चला गया। यह एक अजीब लड़ाई थी, एक शारीरिक और एक मानसिक। मैं उसे जिस्मानी तौर पर उलझाने की कोशिश कर रहा था और बासंत अपनी आत्मिक शक्ति से उसे कमजोर कर रहा था। हम काफी देर तक लड़ते रहे। मैं बुरी तरह जख्मी हो चुका था और मेरी सांसें उखड़ रही थी। बासंत के माथे से भी पसीना बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम यह लड़ाई हार जाएंगे। वो आत्मा हम दोनों पर भारी पड़ रही थी। तभी बासंत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और विदाई का भाव था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रसाद, तैयार रहना, मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूं, तुम्हें बस एक पल मिलेगा। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलकर सीधे उस आत्मा की आंखों में देखा। उसने अपनी बाहें फैलाई और जोर से चिल्लाया, अगर तुझे ताकत ही चाहिए तो मेरे पास आ। इस कमजोर औरत के शरीर को छोड़ दे और मेरा सामना कर। यह एक आत्मघाती चुनौती थी। आत्मा एक पल के लिए ठिठकी। शायद उसे इस तरह के निमंत्रण की उम्मीद नहीं थी। उसने सुमित्रा के शरीर को छोड़कर अपनी पूरी शक्ति बासंत की तरफ केंद्रित कर दी। एक पल के लिए सुमित्रा का शरीर निढाल सा हो गया। बासंत जोर से चीखा, अभी प्रसाद। मैं अपनी पूरी ताकत बटोर कर उठा और झपट कर सुमित्रा के पास पहुंचा। मैंने उसके गले में पड़ी गुप्ती को पकड़ा और अपनी पूरी जान लगाकर उसे खींच लिया। धागा टूट गया और गुप्ती मेरे हाथ में आ गई। जैसे ही गुप्ती उसके शरीर से अलग हुई, सुमित्रा के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो चीख सुमित्रा की नहीं थी, वो उस कैद आत्मा की थी। मैंने गुप्ती को पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारा। चांदी की ताबीज टूट कर बिखर गया। उसके टूटते ही एक काली छाया सुमित्रा के शरीर से निकली और हवा में गायब हो गई। सुमित्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इससे पहले कि मैं राहत की सांस लेता, उस काली छाया ने गायब होने से पहले अपना आखिरी घातक वार बासंत पे कर दिया। बासंत के सीने पर गहरे पंजों के निशान उभर आए और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और हांफती हुई आवाज में कहा,
अब सब ठीक है प्रसाद, सुमित्रा आजाद हो गई। बासंत, आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं रोते हुए बोला। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि एक गहरी शांति का भाव था, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। मेरी बाहों में मेरे सबसे अजीज दोस्त ने दम तोड़ दिया। उसने अपनी जान देकर कई जानें बचा ली थी। उस रात काल रात्रि का अंत हो गया था, लेकिन वो अपने साथ मेरे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी ले गई थी। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ तो रात का खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन अपने पीछे एक गहरा सन्नाटा और मातम छोड़ गया। बासंत का बेजान शरीर मेरी गोद में था और पास ही सुमित्रा बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद चंद्रशेखर और हवेली के कुछ नौकर हमें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। बासंत की लाश और जख्मी हालत में मुझे देखकर वो सन्न रह गए। हमने सुमित्रा को उठाकर हवेली के अंदर पहुंचाया। होश में आने पर उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। वो बस बेहद कमजोर और थकी हुई महसूस कर रही थी, जैसे किसी लंबी बीमारी से उठी हो। उसकी आंखों से वो वीरानापन जा चुका था और अब उनमें एक नई दुल्हन की घबराहट और मासूमियत थी। चंद्रशेखर पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक ही रात में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया था और अपनी पत्नी का वो भयानक सच जान लिया था, जिसे भुला पाना नामुमकिन था। वो बस खाली आंखों से कभी बासंत की लाश को देखता तो कभी सोई हुई सुमित्रा के चेहरे को। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई कि रात में कुछ हुआ है। डरे सहमे गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए। उन्हें संभालना जरूरी था, वरना बात और बिगड़ सकती थी। मैंने अपनी वकालत और सियासी तजुर्बे का इस्तेमाल किया। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक कहानी गढ़ी। मैंने उन्हें बताया, रात में असली कातिल का पता चल गया। वो कोई आत्मा या डायन नहीं, बल्कि एक पागल आदमी था जो खुद को रक्त चूसने वाला समझता था। शायद कोई भागा हुआ कैदी या कोई बहरूपिया तांत्रिक। उसने सुमित्रा पर हमला किया था, लेकिन बासंत ने बहादुरी से लड़ते हुए उसे बचा लिया। उस लड़ाई में वो पागल तो मारा गया, लेकिन हमारा बहादुर दोस्त बासंत भी शहीद हो गया। मैंने बासंत को एक नायक के रूप में पेश किया, जिसने गांव को एक बड़े खतरे से बचाया। गांव वाले भोले थे, उन्होंने मेरी बात पर यकीन कर लिया। उनका शक राय परिवार से हट गया और वे बासंत के लिए अफसोस जाहिर करने लगे। काल रात्रि का खौफ अब एक शहीद की बहादुरी की कहानी में बदल गया था। लेकिन एक शख्स था जिसे इस कहानी पर यकीन नहीं था, घनश्याम रॉय। वो सुबह से ही चुप थे और सब कुछ अपनी तेज नजरों से देख रहे थे। जब गांव वाले चले गए तो वो मेरे पास आए और सख्त आवाज में बोले, वकील साहब, मैं बच्चा नहीं हूं। ये कहानियां गांव वालों को सुनाइए, मुझे नहीं। मैं पुलिस को बुला रहा हूं, पूरी जांच होगी। मुझे अपनी बहू पर शक है। जरूर इसी मनहूस के आने से यह सब हुआ है। मैं अपने खानदान पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मैं जानता था कि वो परिवार की इज्जत बचाने के लिए सुमित्रा से छुटकारा पाना चाहते थे। अब मेरे सामने एक दूसरी लड़ाई थी, एक अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि समाज के क्रूर नियमों और एक बाप के अंधे अहंकार से। यहां मेरी वकालत काम आई। मैंने बहुत शांत लहजे में उनसे कहा, रॉय साहब, मान लीजिए आपने पुलिस को बुला लिया। वो क्या करेगी? जांच शुरू करेगी। कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, लेकिन वो सुमित्रा से सवाल जरूर करेगी।
और फिर गांव वाले गवाही देंगे तो पुलिस को क्या बताएंगे? यही कि बहू डायन है, वो जादू टोना करती है, उसी ने सबका खून पिया है। मैं एक पल रुका और उनकी आंखों में देखकर बोला, कानून सबूत मांगता है जो हमारे पास नहीं है। मुकदमा शायद चले ही नहीं, लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा? अखबारों में छपेगा कि मालदा के बड़े जमींदार की बहू पर डायन होने का इल्जाम है। आपके परिवार की इज्जत, जिसके लिए आप इतने चिंतित हैं, मिट्टी में मिल जाएगी। सुमित्रा की जिंदगी नर्क बन जाएगी। उसे डायन का वो तमगा मिलेगा जिसे कोई अदालत नहीं हटा सकती, और आपका परिवार समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं? मेरा तर्क एक तीर की तरह निशाने पर लगा। घनश्याम रॉय जानते थे कि सामाजिक कलंक का डर कानूनी सजा से कहीं ज्यादा भयानक होता है। वो एक जमींदार थे और समाज में अपनी इज्जत की कीमत जानते थे। उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया और चेहरा बेबसी से उतर गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा, वही किया जाए जो गांव वाले मान चुके हैं। बासंत एक हीरो की तरह मरा और उसने सुमित्रा और इस गांव को बचाया। इस मामले को यहीं दफन कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। घनश्याम रॉय चुपचाप वहां से चले गए। काल रात की अलौकिक घटना को एक दुखद लेकिन तार्किक आपराधिक घटना के रूप में दर्ज करके फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सच को एक सुविधाजनक झूठ की कब्र में दफना दिया गया, क्योंकि कभी कभी समाज सच का बोझ उठाने के काबिल नहीं होता। मैंने अपनी कहानी खत्म की। बरामदे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मेरे दोस्त जो कुछ देर पहले हंस बोल रहे थे, अब पत्थर की मूर्तों की तरह चुप बैठे थे। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे बकुलपुर की वो रात लौट आई हो। मैंने अपनी ठंडी हो चुकी चाय का आखिरी घूंट भरा और बोला, हमने बासंत का अंतिम संस्कार वहीं गांव के पास नदी के किनारे कर दिया। चंद्रशेखर और सुमित्रा उस हवेली में ज्यादा दिन नहीं रह पाए। उस घटना के साए में जीना उनके लिए मुमकिन नहीं था। कुछ साल बाद वे हवेली और जमीन जायदाद बेचकर हमेशा के लिए कलकत्ता चले गए। मैंने सुना है कि बाद में उनके बच्चे भी हुए हैं और उन्होंने एक सामान्य जिंदगी जीने की पूरी कोशिश की। नवीन ने, जिसकी जिद पर मैंने यह दास्तान सुनाई थी, धीरे से पूछा, और आपने चित्तप्रसाद बाबू, क्या आप फिर कभी बकुलपुर गए? मैंने नाम में सिर हिलाया। नहीं, मैंने फिर कभी उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं देखा। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ देर की खामोशी के बाद एक और दोस्त ने पूछा, तो क्या अब आपको भूतों पर विश्वास है? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आज भी यही कहता हूं कि मैं कानून पर विश्वास करता हूं। मैं तर्क और विज्ञान को मानता हूं, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनके अंधेरे को कानून की कोई किताब रोशन नहीं कर सकती। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सबूतों के मोहताज नहीं होते, वो बस होते हैं हमारी समझ और हमारी दुनिया से बिल्कुल परे। मेरी बात खत्म होते ही दूर कहीं किसी मंदिर से सुबह की आरती की घंटी बजने की आवाज आई। रात का अंधेरा छट रहा था, लेकिन मेरे जेहन में बकुलपुर की वो काल रात्रि हमेशा के लिए बस गई थी। वो रात जिसने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में तर्क की एक सीमा होती है और उस सीमा के पार एक ऐसा अनजाना अनदेखा संसार है जिसके सामने हम बेबस हैं और लाचार हैं। दोस्तों,
कैसी लगी आज की यह खौफनाक कहानी? आशा करते हैं आज की यह खौफनाक और रहस्यमयी कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपके साथ भी कोई भूतिया या रहस्यमयी घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी बेझिझक शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी अपने श्रोताओं के साथ शेयर करने में हमें काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं।